हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते करते हैं। हाय, वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो अब हम यूनिट 3 करने जा रहे हैं। यूनिट 2 तक हमने कवर कर लिया है, चैप्टर 3 है यूनिट 3, स्कूल साइकोलॉजी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। स्कूल साइकोलॉजी पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा और फ्यूचर में कैसा होगा, इसके ऊपर जो है इसमें हम स्टडी करेंगे। इस पार्ट ऑफ वीडियो में केवल हम 3.0 इंट्रोडक्शन, 3.1 ऑब्जेक्टिव और 3.2 स्कूल साइकोलॉजी द पास्ट हाउ डिड इट बिगिन, केवल इतना ही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए पहले इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में दे रखा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और बड़ा। इंट्रोडक्शन का मतलब तो आप सब जानते हैं क्या होते हैं, कि परिचय, कि इस चैप्टर में जो है आप क्या सीखेंगे उसके बारे में दे रखा है। The second unit of this block makes us realize that being applied in nature, school psychology plays a very important role in the fulfillment of various goals and objectives, which may range from resolving the problematic issues related to learning, academic achievement, behavior, etc. in the school to fostering the positive growth and development of the child through various psychological interventions. देखिए सेंटेंस तो बहुत बड़ा दे रखा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रखा है, लेकिन चलिए इसके अर्थ को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या दे रखा है, कहते हैं कि इस ब्लॉक के सेकंड यूनिट में, जो इस ब्लॉक का आप सेकंड यूनिट इससे पहले आप पढ़े होंगे, वह हमें मेक्स अस रियलाइज, वह हमें एहसास कराती है। क्या कराती है कि बीइंग अप्लाइड इन नेचर, कि नेचर में अप्लाई होने के कारण स्कूल साइकोलॉजी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये स्कूल साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करने के लिए, तो इन द फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बहुत प्रकार के गोल और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। और ये जो गोल और ऑब्जेक्टिव है, विच में रेंज फ्रॉम रिजॉल्विंग द प्रॉब्लमेटिक इश्यूज, जो कि अलग अलग हो सकती है। ये प्रॉब्लम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने से लेकर के और लर्निंग, एकेडमिक अचीवमेंट, बिहेवियर तक इसमें शामिल हो सकती है। और ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो एक तो स्कूल में हो सकती है, टू फोस्टरिंग द पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, जिससे कि चाइल्ड के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, उनके अंदर जो पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, उसको और आगे बढ़ाया जाए, फोस्टर किया जाए। और ये कैसे कर सकते हैं, तो थ्रू वेरियस साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मतलब साइकोलॉजी की मदद से कर सकते हैं, समय समय पर साइकोलॉजी को अप्लाई करके। तो इसी को साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कहा गया है। एज महात्मा गांधी सेड, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहे थे, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट, कि हमारा भविष्य उस पर निर्भर करता है कि हम प्रेजेंट में क्या करते हैं। द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ एनी प्रोफेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट स्टेटस एंड फोरसी द फ्यूचर ग्रोथ एंड डायरेक्शंस। और ये जो हमारा ऐतिहासिक जो जड़ है किसी भी प्रोफेशन की, वो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि किसी भी चीज़ की प्रेजेंट में स्थिति क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और इसी हिसाब से हम आगे की दिशा खोजते हैं और फ्यूचर ग्रोथ भी देखते हैं, फोरसी करते हैं। Hence in this unit we are going to study the past of school psychology। इसी कारण से हम इस यूनिट में जो है स्कूल साइकोलॉजी की पास्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड इट्स प्रेजेंट, इसके प्रेजेंट को भी समझते हैं। एंड हैव एन आइडिया अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, और हमारे पास एक
इससे विचार उत्पन्न हो जाएंगे कि आखिर में स्कूल साइकोलॉजी फ्यूचर में कैसा होना चाहिए। दिस कोर्स इन जनरल एंड दिस यूनिट इन पर्टिकुलर might serve the purpose of building the base in the field of school psychology, as it should broaden the vision further and shape the mission for all those who see the future of a nation in its children. कहते हैं यह जो कोर्स है सामान्य रूप से देखा जाए तो ये जो यूनिट है इसमें वो पर्टिकुलर रूप से हो सकता है कि जो है वो स्कूल साइकोलॉजी की जो फील्ड है उसकी बेस को बनाने या उसके पर्पस के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि एज इट शुड ब्रॉडन द विज़न फर्दर, क्योंकि आगे हमारा क्या काम है उसकी विज़न को ये और लंबा करेंगे, एंड शेप द मिशन फॉर ऑल दोज, और जितने भी लोग आने वाले टाइम में प्रयास करेंगे उनके भी चीज़ों को ठीक करेंगे, शेप करेंगे, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, इस नेशन में उनका फ्यूचर भी देखा जा सके, या जो अपना फ्यूचर आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 3.1 में कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तो बाय द एंड ऑफ इन दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को ख़त्म करने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे। इल्यूमिनेट द पास्ट ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी की जो पास्ट है उसके ऊपर प्रकाश डाल पाएंगे। डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी का अभी वर्तमान में स्थिति क्या है उसको वर्णन कर पाएंगे। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी फ्यूचर में कैसे होगी उसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे। इल्यूसिडेट द रोल्स ऑफ वेरियस एजेंसीज इन स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी में जो अलग अलग एजेंसी है उनकी क्या भूमिका है उसको आप प्रशंसा कर पाएंगे। साथ में आगे दे रखे हैं लास्ट में वो हैं कि प्रपोज ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द प्रमोशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया। ये प्रॉपर नहीं प्रपोज है कि इंडिया में जो है स्कूल साइकोलॉजी की जो उन्नति है, प्रमोशन है, उसके लिए क्या क्या एक्शन होना चाहिए उनको सुझाव दे पाएंगे, प्रपोज कर पाएंगे। प्रपोज मीन सजेस्ट करना, यहाँ पे अर्थ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें 3.2 में स्कूल साइकोलॉजी द पास्ट हाउ डिड इट बिगन। मतलब कहते हैं स्कूल साइकोलॉजी की पास्ट, मतलब ये कह रहा है कि पास्ट में स्कूल साइकोलॉजी आखिर शुरू कैसे हुआ, इसके ऊपर दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे दे रखा है कि एज द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ एनी नेशन, इवेंट और ए पर्सन is always full of knowledge and of immense interest, so is the history of school psychology। कहते हैं जिस प्रकार से किसी भी नेशन की जो हिस्टोरिकल जर्नी होती है, इवेंट होती है, उसके पर्सन होती है, वो हमेशा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा रुचियों से भरे हुए होते हैं, इमेंस इंटरेस्ट से भरे होते हैं, उसी प्रकार से स्कूल साइकोलॉजी की अपनी हिस्ट्री होती है। वही दे रखे हैं, सो इज़ द हिस्ट्री ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। टू बिगिन विद यू वुड बी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट आर्नोल्ड लूसियस गेसल। कहते हैं कि इसको शुरू करने के साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो आर्नोल्ड लूसियस गेसल के बारे में सीखने के लिए आप उत्तेजित होंगे, जिनका जन्म 1880 में हुआ था और डेथ 1961 में हुआ था। हु इज़ क्रेडिट टू बी द फर्स्ट पर्सन हायर्ड एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि माना जाता है, क्रेडिट की जाती है कि पहले ऐसे पर्सन थे जैसे कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट से जोड़ा गया था। कब किया गया था ये काम? 1915 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉनेक्टिकट में ये काम किया गया था। एज ही वॉज प्राइमरीली अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द मेंटल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। कहते हैं क्योंकि उनको मुख्य रूप से जो है बच्चों की जो मेंटल एग्जामिनेशन होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए चुना गया था या उनको नियुक्त किया गया था। इसलिए ही थॉट ऑफ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, स्पेशल एजुकेशन एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। कहते हैं इसीलिए उनको लगा, उस व्यक्ति को लगा कि चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, स्पेशल एजुकेशन और क्लिनिकल साइकोलॉजी के बीच जो गैप है, जो बीच में जो काफ़ी ज़्यादा खाई पैदा हो गया है, उसको जोड़ दिया जाए, ब्रिज कर दिया जाए। एंड दस कंबाइंड एजुकेशन एंड साइकोलॉजी फॉर द असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द चिल्ड्रन। और इसी कारण से उन्होंने साइकोलॉजी को क्या किया, वो असेसमेंट और इवेल्युएशन के लिए, बच्चों के लिए उनको एजुकेशन के साथ जोड़ दिया। इन ऑर्डर टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर देयर स्पेशल टीचिंग,
जैसे कि स्पेशल टीचिंग के लिए जो है इस चीज़ को रेकमेंड किया जाए। ये विकिपीडिया का सोर्स है स्कूल साइकोलॉजी का। और जो गर्ट्रूड है हिल्ड्रेथ 1930 में हैज़ द क्रेडिट ऑफ राइटिंग फर्स्ट बुक ऑन स्कूल साइकोलॉजी। माना जाता है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूल साइकोलॉजी में पहली किताब लिखी थी। ठीक है, तो चलिए पहला पर्सन जो है वो जिसका नाम दिया गया साइकोलॉजिस्ट के रूप में वो आपका देही दिया है नाम, जो मैंने अभी जस्ट बताया था, जिसके बारे में दे रखा है इसमें। हाँ, तो इसमें दो पर्सन के बारे में दे रखे हैं। एक तो आर्नल्ड जो आपका लूसियस गेसेल है, ठीक है। इन्हें जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के फर्स्ट पर्सन के रूप में माना जाता है। जो बुक लिखी थी स्कूल साइकोलॉजी के ऊपर वो गर्ट्रूड है। इसको जर्ट्रूड बोलिए, गर्ट्रूड बोलिए, हिल्ड्रेथ जो आप बोलते हैं वहीं बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इट इज़ लाइटनर विटमर। ये लाइटनर विटमर ही है, हाउएवर हु इज़ एक्नॉलेज्ड एज द फाउंडर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। फिर भी हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले जो स्कूल साइकोलॉजी के संस्थापक हैं या फाउंडर हैं। एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का यहाँ पे दे रखा है टाइमलाइन सी 1990 में। मेडवे और जो कैफर्टी है दो नाम इसमें दे रखे हैं। 1992 में ऑल्सो रोट इन द प्रीफेस ऑफ देयर बुक। उन्होंने अपनी बुक में भी इसके ऊपर प्रीफेस में लिख रखा है। इन 1907 लाइटनर विटमर कंसेप्ट ऑफ ए न्यू प्रोफेशन। माना जाता है कि वो नए प्रोफेशन को अपना लिए थे यूजिंग क्लिनिकल मेथड्स इन द एग्जामिनेशन। और वो क्या किए थे कि एग्जामिनेशन में क्लिनिकल मेथड का प्रयोग करते हुए। एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और साथ ही साथ इंडिविजुअल्स का उपचार भी उन्होंने किया ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्हें की मनोवैज्ञानिक समस्याएं थी या साइकोलॉजिकल आपको डिसऑर्डर था। Whitmer termed the new profession clinical psychology because the word clinical best described his view of employing systematic observation and experimentation to effect change in individuals. Whitmer ने नई प्रोफेशन का नाम जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी दिया क्योंकि ये जो वर्ड क्लिनिकल है वो बहुत अच्छा से वर्णन किया जाता है उनके हिसाब से एक सही से किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करने में, उनको लगाने में, एम्प्लॉय करने में, और साथ ही साथ इंडिविजुअल्स के अंदर जो इफ़ेक्टिव जो चेंज है या उनके अंदर जो परिवर्तन है उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसका प्रयोग करने में। Whitmer saw mostly children drawn from schools in Pennsylvania and is credited, ये पेंसिल्वेनिया है, with founding school psychology as well as clinical psychology. विटमर ने क्या देखा कि अधिकतर बच्चे जो पेंसिल्वेनिया के स्कूल से निकाल दिए गए थे एंड इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग स्कूल साइकोलॉजी एज वेल एज क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। और उनका जो है साथ में नाम चला जाता है, क्रेडिट हो जाता है कि स्कूल साइकोलॉजी जो है वो उनको फाउंड किए हैं और साथ ही साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी को, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने बता दिया है। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होते हैं, स्कूल साइकोलॉजी क्या होते हैं। पहले बहुत सारे डेफिनेशंस जो है इसके ऊपर चर्चा हो चुके हैं और यूनिट में, तो वो आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दे रखे कि सिंस इंडियन साइकोलॉजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन बिहेवियरिस्टिक पैटर्न। कहते हैं क्योंकि इंडियन जो साइकोलॉजी है ये पूरी तरीके से अमेरिकन बिहेवियरिस्टिक पैटर्न से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है। ये पांडे का जी का कहना है 1969 में। वो कहते हैं एंड इन कीपिंग विद इंडियाज़ रोल एज द ब्रिटिश कॉलोनी अंटिल 1947। और इंडिया की जो भूमिका है वो ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में 1997 तक अगर हम इसको रखें, इन चीज़ों को कीप करें, तो इंडियन साइकोलॉजी वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश ट्रेडिशंस। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैविली, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स रहते थे उससे पहले तक, तो उनकी जो परंपरा रहन सहन थी उनसे काफ़ी प्रभावित थे। क्ले 2002 में एंड फॉर ऑलमोस्ट ए सेंचुरी, कहते हैं कि ये क्ले का कहना है 2002 में उन्होंने ये बात बताई होगी।
और कहते हैं कि लगभग जो है 1 सेंचुरी तक एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया हैज़ कंटिन्यू टू बी एन एलियन डिसिप्लिन। मतलब 1 सेंचुरी तक ऐसा हुआ था लगभग कि इस एकेडमिक साइकोलॉजी जो भारत में है वो एक ऐसा मालूम पड़ता था कि कोई बाहरी सब्जेक्ट है, इंडिया का तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एलियन डिसिप्लिन नाम दे दिया गया। यहाँ ये डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं है जो डिसिप्लिन हम दिखाते हैं व्यक्ति के बीच अंदर में, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी साइकोलॉजी वॉज इम्पोर्टेड लॉक स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम द वेस्ट। कहते हैं यहाँ पर में कि लास्ट सेंचुरी के आरंभ में जो साइकोलॉजी है उसे जो है लॉक स्टॉक और बैरल, मतलब कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वेस्ट से जो है लिया गया है। इस सारे वर्ड का मतलब यही हुआ। यहाँ पे जो दलाल है 2011 में उनका ये कहना है, वी नीड टू नो हाउ डिड स्कूल साइकोलॉजी एमर्ज आउटसाइड इंडिया। हमें जानने की ज़रूरत है कि भारत से बाहर जो है आखिर में स्कूल साइकोलॉजी निकला कैसे, कैसे एमर्ज हुआ। आगे दे रखा है कि द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्कूल साइकोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय फैगन। कहते हैं कि फैगन के द्वारा स्कूल साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है उनका टाइमलाइन तैयार किया गया, कब से कब क्या हुआ, कितने से कितने टाइम में हुआ। और उन्होंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। पहला जो है उनका नाम उन्होंने हाइब्रिड ईयर दिया जो 1890 से लेकर 1969 तक है। और दूसरा जो दिया वो दिया थॉरोब्रेड ईयर्स, जिसको उन्होंने 1970 से लेके और प्रेजेंट तक बांट रखा है। The hybrid years described a period when school psychology was a blend of many kinds of educational and psychological practitioners। कहते हैं हाइब्रिड ईयर्स में ऐसे पीरियड आ जाते हैं जब स्कूल साइकोलॉजी को बहुत सारे एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल प्रैक्टिशनर से जोड़ दिया था, ब्लेंड कर दिया गया था। लूजली मोबिलाइज्ड अराउंड द डोमिनेंट रोल ऑफ साइको एजुकेशनल असेसमेंट फॉर स्पेशल क्लास प्लेसमेंट। और इसे बहुत आसानी से जो है वो साइको एजुकेशनल असेसमेंट जो होती है स्पेशल क्लास प्लेसमेंट के लिए उसमें यूज़ कर लिया गया था, लूजली मोबिलाइज कर दिया गया था। तो ये तो था आपका जो हाइब्रिड ईयर था। लेकिन थॉरोब्रेड जो ईयर्स है इज़ ए टाइम ऑफ ग्रोथ एंड द नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हुआ है और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है किए गए थे, प्रैक्टिशनर्स आए थे, स्टेट एंड नेशनल एसोसिएट्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ लिटरेचर एंड रेगुलेशन। इसमें स्टेट और नेशनल की काफ़ी हेल्प मिली थी, साथ में लिटरेचर और रेगुलेशंस का काफ़ी विस्तार हुआ था। मतलब नियम कानून बनाए गए, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूटेड टू स्टेबलाइज्ड प्रोफेशन। क्योंकि आपको पता है इससे पहले स्टेबलाइज्ड नहीं था, ये लूजली मोबिलाइज्ड था, लेकिन बाद में ये क्या बन गया, स्टेबलाइज्ड प्रोफेशन बन गया। और इससे स्टेबलाइज्ड प्रोफेशन को जो है वो मौका मिला, उसमें योगदान दिया गया और जिसका नाम पड़ा बाद में एंटिटी हो गया स्कूल साइकोलॉजी के नाम से। ये फैगन का है 1919 में, जो ऊपर भी बताया गया यहाँ पे 1990 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Here few authors remarked that the role as described in hybrid years still exists in the thoroughbred years। कहते हैं यहाँ पर में कुछ ऑथर का अपना मानना है, उन्होंने रिमार्क किया है कि जो बात फैगन ने हाइब्रिड ईयर्स में बताई थी, डिस्क्राइब की थी, वो अभी भी उसके कुछ पार्ट जो है थॉरोब्रेड में भी दिखाई पड़ते हैं, एग्जिस्ट हैं। बट द प्रैक्टिशनर इज़ मोर नैरोली डिफाइंड एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन जो प्रैक्टिशनर है उसे बहुत ही नैरोली तरीके से, मतलब बहुत सीधा सीधा, बल्कि बहुत घुमा फिरा करके स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। टिपिकली समवन हु हैज़ ए मास्टर्स और ए डॉक्टरल डिग्री इन स्कूल साइकोलॉजी। और ख़ास करके ऐसे लोगों के बारे में बताया जाता है जो कि को साइकोलॉजिस्ट बताया जाता है जिनके पास मास्टर या डॉक्टर की डिग्री हो स्कूल साइकोलॉजी में फ्रॉम ए नेशनली एक्रेडिटेड प्रोग्राम। और वो भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम होते हैं नेशनल लेवल पे, वहाँ से उनको प्राप्त होना चाहिए। बेंजामिन ये जो है यहाँ से सोर्स दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है इसमें वो देख लेना आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, वेयर द फर्स्ट मास्टर डिग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल साइकोलॉजिस्ट वाज इनिशिएटेड इन 1928 एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। कहते हैं
जहाँ पर मैं कि फर्स्ट जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए, उसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में 1928 में शुरू किया गया, एंड द फर्स्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 1953। और जो पहला जो डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो 1953 में शुरू किया गया था। कहाँ पर में? तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, ठीक है। ईयर 1916 हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। कहते हैं कि ये 1916 का ईयर था जो ईयर में इंडियन साइकोलॉजी का हिस्ट्री में बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस या महत्व था। When the first Indian psychology department was established in Calcutta University, ये उस समय का पीरियड था जब पहला जो है इंडियन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो है इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। एंड द इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी was established by Bose in 1921 in कलकत्ता। और इंडियन साइकोलॉजी एनालिटिकल जो सोसाइटी है उसे इस्टेब्लिश किया गया बोस के द्वारा 1921 में कलकत्ता में। ये साइको एनालिटिकल क्या है इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, ठीक है। As the teaching and learning of psychology and research in psychology gained gradual momentum, the Indian Psychological Association appeared in 1925। जैसे कि टीचिंग और लर्निंग जो साइकोलॉजी की है और रिसर्च साइकोलॉजी में है वो काफ़ी धीरे धीरे इसने अपनी पकड़ बनाई, ग्रेजुअल मोमेंटम। इंडियन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन थे वो 1925 में दिखाई पड़ी। अपीयर मीन्स दिखाई पड़ना, मालूम पड़ना। Among others, another major contribution is that of M.B. Gopal-Swamy, who gave his highly influential contributions by standardizing tests of higher mental functions। कहते हैं कि अगर और को देखें तो दूसरा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो M.B. गोपाल-स्वामी का है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभाव डालने वाला जो है अपना योगदान दिया था हायर मेंटल फंक्शंस को, टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने में, उसको ठीक करने में। ही वॉज ऑल्सो बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन 1955। और उनका हाथ जो था वो इंडिपेंडेंट जो डिपार्टमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी का है 1955 में, उसकी स्थापना के पीछे भी था उनका एक हाथ था अपना, उन्होंने उसमें भी हेल्प किया था। एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जिससे कि ये काम कहाँ किया था उन्होंने? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में। AMH जो है दे रखा है, जिसे कि अभी जो है NIMHANS बेंगलोर के नाम से जाना जाता है, फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और यहाँ पे क्या काम होता है? तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग और एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। आगे इसमें दे रखे हैं, however it was during the 1950s when educational psychology and the psychology of personality were given due importance by Indian scholars। कहते हैं फिर भी यह 1950 का समय था जब एजुकेशनल साइकोलॉजी और जो पर्सनैलिटी होती है साइकोलॉजी के, उसे एक सही इंपॉर्टेंस दिया गया इंडियन स्कॉलर या विद्वान के द्वारा। इन एजुकेशनल साइकोलॉजी द मेन एरियाज कवर्ड वर एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, selections and placement for jobs, occupational information, reading and comprehension and teachers' aptitude towards their profession। कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो मेन एरिया कवर की जाती थी वो थी शिक्षा से संबंधित, शैक्षणिक संबंधित, वोकेशनल गाइडेंस कि कौन सा कोर्स करें जिससे जॉब हो जाए, सिलेक्शन, जॉब में प्लेसमेंट कैसे होना है, कौन सी रोजगार करनी है, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और टीचर की एटीट्यूड कितनी है प्रोफेशन में, ये सब सारी बातें जो है वो बताई जाती थी। ऑल्सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हैड ग्रेटर इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन केटरिंग टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर इंक्लूसिव एजुकेशन। कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी साथ में इनका ग्रेटर प्रभाव जो है पड़ा था स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में और अंडरस्टैंडिंग में, एंड कैटरिंग टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। और इसने चिल्ड्रन की जो खास ज़रूरत थी उनका भी प्रबंध किया। यहाँ कैटर मतलब होगा प्रबंध करना, मैनेज करना, और साथ ही साथ उनकी जो इंक्लूसिव एजुकेशन थी उसके लिए।
इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, खास करके जो अलग अलग प्रकार के बच्चों को अलग अलग टाइप से पढ़ाया जाता है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन में रखा जाता है। ठीक है, चलिए बाद में जाके क्या होता है कि सभी को एक साथ जो है रखा जाता है ताकि किसी को ये ना फील हो कि कोई किसी से कमज़ोर है। आगे दे रखे हैं कि as we shall further see in the forthcoming section on the present status of school psychology, that as a consequence of this poor start and slow progress, the psychological health, well-being and safety of the school children in India are at stake. कहते हैं कि जैसे हम आगे देखेंगे आने वाले सेक्शन में जो स्कूल साइकोलॉजी का जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके ऊपर, दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पुअर स्टार्ट, क्योंकि इसके स्टार्ट जो हुई थी बहुत ही कमज़ोर तरीके से हुई थी और इसका नतीजा होने के कारण और इसकी प्रोग्रेस भी बहुत धीरे धीरे हुई थी, जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वेल बीइंग है और स्कूल चिल्ड्रन को जो सेफ्टी है भारत में, इंडिया में, वो दाव पर है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एट स्टेक मीन्स दाव पर होना। सो ए लॉट इज़ येट टू बी डन इन दिस डायरेक्शन, इसीलिए इसी दिशा में जो है बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। तो इसके साथ जो है ये एंड हो गया। अब जो है हम अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में।